हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं बहुत एक्साइट हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ाने में, क्योंकि मैंने इतने बढ़िया नोट्स तैयार करे हैं ना, आपको भी मज़ा आ जाएगा और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 ईटे मन के तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता पार्ट 3। हमने इससे पहले के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। तो इसके जब हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे तो हमारे 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, उपमहाद्वीप तथा उससे आगे से आने वाला माल और सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। तो शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल निम्नलिखित था। कौन कौन सा देखिए माल जो है मंगवाया जाता था सुदूर क्षेत्रों से, तो वो है पहला कार्नेलियन, जैस्पर, सॉफ्टेक, क्वार्टज, सेल खड़ी, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फाइंस, पक्की मिट्टी। तो इनमें से जो तांबा, कांसा और सोना है, ये तीनों ये धातुएं हो गई। ये अलग अलग मटेरियल है। कार्नेलियन, जैस्पर, सॉफ्टेक, क्वार्टज, सेल खड़ी, हाँ, शंख, फाइंस, पक्की मिट्टी। तो ये जो माल है वो मंगवाया जाता था। फिर माल प्राप्त करने के तरीके भी निम्नलिखित थे। माल प्राप्त करने के देखो अलग अलग तरीके थे। क्या तरीके थे? पहला, मिट्टी जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी। मिट्टी के लिए उन्हें दूर दूर जाना नहीं पड़ता था, वो स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थी, उनके पास ही थी। मगर पत्थर हो गया, हाँ, जो धातुएं हो गई, ये सब जो है ना अलग अलग चीज़ें उन्हें जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाना पड़ता था, जो चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, सीधे शब्दों में तो किसके सारे बाहर जाते होंगे? तो माना जाता है कि बैलगाड़ियों का प्रयोग जो है वो परिवहन के रूप में करते होंगे। इसके साथ साथ सिंधु नदी और अन्य नदी मार्गों या तटीय मार्गों का भी प्रयोग वो इसके लिए करते होंगे। फिर बस्तियों की स्थापना, उन्होंने अलग अलग माल प्राप्त करने के लिए क्या करा होगा? बस्तियों की स्थापना करी होगी। हाँ, जिसके लिए अभी हम डिटेल में सब जानेंगे। अभी एक ओवरव्यू तैयार कर रहा हूँ आपके दिमाग में, ताकि बिल्कुल ध्यान से बैठ जाए आपके दिमाग में। चलिए, अभियान, इसके साथ साथ वो अभियान बेचते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दूसरे देशों से संपर्क बनाते थे, ताकि वहाँ अभियान बेचकर वो माल प्राप्त किया जा सके। फिर सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, बाकी जो दूर के क्षेत्र थे वहाँ से संपर्क स्थापित करा। जैसे तांबा प्राप्त करने के लिए उन्होंने ओमान से संपर्क स्थापित करा। इसके साथ साथ वो व्यापार शायद ऐसा माना जाता है मेसोपोटामिया और बहरीन से भी करते होंगे। तो ये सब के साथ वो व्यापार करते होंगे। आगे अब बिल्कुल इसे क्लियर करते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। तो ये है मिट्टी जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाना, पत्थर, लकड़ी और धातु। पत्थर, लकड़ी जो धातु है वो जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। उस समय बैलगाड़ियाँ संभवतः परिवहन का मुख्य साधन थी। तो क्या थी? बैलगाड़ियाँ थी, परिवहन का मुख्य साधन थी। इसके अतिरिक्त यह भी संभावना है कि सिंधु तथा अन्य नदी के मार्गों, तटीय मार्गों का प्रयोग भी जो है किया जाता था। इन तीनों का प्रयोग भी, इन सब का प्रयोग भी करते थे। सिंधु जो नदी है, हाँ, बाकी भी जो नदियाँ होंगी उसका प्रयोग करते होंगे। तटीय जो मार्ग है उस सब का प्रयोग करते होंगे वो इसके लिए। तो ऐसा माना जाता है। फिर उन्होंने बस्तियों की स्थापना करी होगी। फिर बस्तियों की स्थापना, शिल्प उत्पादन के लिए, माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासियों ने बस्तियां बसाई। वहाँ जहाँ पर ये माल उपलब्ध है वहाँ पे बस्तियां बसा ली, वहाँ पे कुछ लोग भेजे, वहाँ पे बस्तियों की स्थापना करी। क्या क्या माल प्राप्त करने के लिए और कहाँ से? लोथल जो गुजरात में है, गुजरात में भड़ोच नामक स्थान पे, वहाँ पे कर्नीलियन नाम का जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, वो प्राप्त करने के लिए उन्होंने बस्तियाँ स्थापित करी। इसके साथ साथ सेल खड़ी में दक्षिणी राजस्थान से उत्तरी गुजरात से जो है ये सारे स्रोतों के निकट स्थित था। धातु राजस्थान से इस सब जगह बस्तियां स्थापित करी धातु प्राप्त करने के लिए, सेल खड़ी प्राप्त करने के लिए। लोथल जो कि कर्नीलियन, हाँ, लोथल जहाँ पे गुजरात में है, जो कर्नीलियन प्राप्त करने के लिए। तो ये अलग अलग चीज़ें प्राप्त करने के लिए उन्होंने बस्तियों की स्थापना करी। फिर अभियान भेजे। अब जैसे कुछ क्षेत्रों गए, जैसे राजस्थान के खेतड़ियाचल। अब राजस्थान का खेतड़ियाचल नामक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने तांबा प्राप्त करने के लिए अभियान भेजे। इसी तरह दक्षिणी भारत में सोना बहुत आप जानते हैं, तो सोने के लिए उन्होंने जो अभियान भेजे। इन सब क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों से संपर्क स्थापित करने के लिए जो उन्होंने अभियान भेजे। फिर सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, तांबा जो है संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित जो ओमान जो जगह, वहाँ से भी लाया जाता था। ओमान नामक जगह से वो तांबा लाते थे। तो इसमें बहुत छोटा सा पॉइंट कवर हुआ, इसलिए मैं 6.2 जो है पैराग्राफ सुदूर क्षेत्र संपर्क, उसका पूरा का पूरा आपको क्लियर करके बताऊंगा।
कि उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन आए आसानी से कर सकें। तो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क तांबा जो है कहाँ से लाया जाता था? ओमान से। हाँ, वहाँ के तांबे में और हड़प्पाई जो तांबे में, दोनों में निकल नामक जो है, हाँ, निकल के अंश मिले। निकल के अंश मिलने से अनुमान लगाया गया कि ना उन दोनों में जो व्यापार किया जाता होगा, क्योंकि दोनों में निकल के अंश मिले हैं। क्योंकि साथ साथ हड़प्पाई मर्तबान, जो हड़प्पा का मर्तबान है, एक पोर्ट मान लीजिए, हाँ, वो ओमानी स्थलों से मिला है, ओमान की जो जगह है वहाँ से मिला है। तो अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के जो लोग हैं, हड़प्पा वासी जो हैं, वो इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान चीज़ों का व्यापार करते होंगे, नॉर्मल से शब्दों में कह सकते हैं। फिर मेसोपोटामिया उनके तांबे में भी निकल के अंश मिले, जो इनसे संपर्क का जो है प्रमाण है कि शायद वो मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा वाला संपर्क स्थापित करते होंगे, ओमान से संपर्क स्थापित करते होंगे। फिर संपर्क समुद्रिक मार्ग से रहा होगा, समुद्र के रास्ते इन सब देशों से इन हड़प्पावाद ने संपर्क स्थापित करा होगा। कैसे? क्योंकि जो मेसोपोटामिया के लेक है वो हड़प्पाई क्षेत्र है मेलुआ, उसे नाविकों का देश कहते हैं कि नाविक मतलब नावों का देश है। तो इसलिए माना जाता है कि संपर्क जो है समुद्रिक मार्ग से रहा होगा, समुद्र के सहारे वो संपर्क स्थापित करते होंगे। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। तो पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। ये हो गया ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले। दोनों में क्या मिले? निकल के अंश मिले हैं उधर से, तो इसलिए अनुमान लगाया गया। फिर इसके अतिरिक्त एक हड़प्पाई मर्तबान, हड़प्पाई जो मर्तबान है जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक परत चढ़ाई गई थी, ये हड़प्पा मर्तबान, इसके ऊपर काली मिट्टी की जो एक परत, ऐसे परत चढ़ी हुई है, ओमानी स्थलों से मिला, ओमान के स्थलों से मिला है। तो ये अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का जो है ओमानी तांबे से विनिमय मतलब व्यापार, एक दूसरे के आदान प्रदान करते थे, वहां से तांबा लेते थे, खुद का इसमें जो भी रखा सामान होता था वो देते थे। तो ऐसा माना जाता है वो ऐसा करते होंगे। फिर मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले, अब जो मेसोपोटामिया के जो स्थल है तांबे में भी निकल के अंश, इसमें भी जो निकल के अंश मिलना, उनसे संपर्क का प्रमाण है कि उनसे किसी तरह का कम्युनिकेशन होगा, संपर्क होगा। फिर यह अनुमान है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्रिक मार्ग से, समुद्र के सारे समुद्रिक मार्ग से रहा होगा। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया की जो लेक है मेलुआ जो एक हड़प्पाई क्षेत्र माना जाता है, उसे नाविकों का देश कहते हैं, उसे कहते हैं नावों का देश। क्योंकि ये देखो कि उनकी सील पर बहुत सारी चीज़ों पर नावों के चित्र मिले, तो उससे ये अनुमान लगाया गया। हिस्ट्री तो वैसे भी अनुमान पर आधारित है, बहुत चीज़ें अनुमान से बताई जाती हैं। तो इनमें मेलुआ से प्राप्त उत्पादों कार्निलियन है, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों का उल्लेख है कि मेलुआ से जो प्राप्त हुए उत्पाद, हाँ, इन सब का उल्लेख है। इसके अलावा मोहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्र प्राप्त हुए, जहाज के भी मिले, नाव के भी मिले हैं चित्र, तो इन सब के चित्र प्राप्त हुए हैं। फिर मोहरे, लिपि तथा बाट, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मजा आएगा देखने में। मोहरे और मुद्रांकन, चलो देखते हैं इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था। लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग। पहले मोहरे जान लेते हैं, मोहरे क्या है। इस तरह का उन्होंने, इस तरह के आकार की एक चीज़ है मोहर, ठीक है। उनकी जो मोहरे थी उसमें जो चित्र बने हुए हैं, जिसके बारे में मैंने चैप्टर जब स्टार्ट करा था तब भी बताया था, जो इसमें जो चित्र बने हुए हैं वो मुद्रांकन हो गया। वो जो स्टैंप जैसी चीज़ है, जो स्टैंप है, वो हो गई उनकी मोहर। तो इसका प्रयोग किस लिए करते होंगे? लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए। कैसे? अब मान लीजिए ये जो एक थैला है, ठीक है, इसे थैले को गांठ लगाई गई, इस गांठ के ऊपर उन्होंने जो है मोहरों का मुद्रांकन करा, ठीक है। अब 4-5 मोहरें छाप दी, मुद्रांकन कर दिया। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, यदि इस स्थान पर भेजते वक्त इसके साथ ये मोहर टूटती है या इसमें किसी तरह का क्रैक आता है, तो माना जाता है इसके साथ छेड़खानी हुई है। मगर जब ये सही सलामत पहुंच जाती थी तो पता चलता था कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो लंबी दूरी के जो संपर्क थे उसे सुविधाजनक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। फिर मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था कि किसने भेजी है, उससे उसका शायद नाम लिखा रहता होगा, कोई जानवरों के चित्र है तो शायद उससे पता चल जाता होगा कि किस जानवर का है, तो इससे पता चल जाता था कि किसने भेजी है। भेजने वाले का नाम जो भी है, कोई ना कोई उनका जो है संकेत रहते होंगे। तो ये हो गया मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग। तो एक रहस्यमय लिपि,
क्यों इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है? तो देखिए, सबसे लंबा अभिलेख जो है उसमें 26 चिन्ह है। हाँ, एक रहस्यमय लिपि पहले बताता हूँ। रहस्यमय लिपि क्यों है? क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे लंबा अभिलेख है, उसमें 26 चिन्ह है। 26 चिन्ह मतलब 26 जो है अलग अलग मार्क हैं, वर्णमालीय नहीं है। वर्णमालीय मतलब देखो, जैसे इंग्लिश में 5 वोवल है, ठीक है, तो 21 कॉन्सोनेंट है, 26 हो गए, ये 26 अक्षर है, तो उसमें ये सब है। तो मगर ये ऐसे वर्णमालीय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वरों और व्यंजनों की संख्या जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 375 से 400 के करीब, इसलिए इतने शब्द वाली लिपि को वर्णमालीय नहीं माना जाता। और ये लिपि क्या करी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर लिखने का मतलब, अब जैसे हम लिख रहे हैं, मैंने जब लिख रहा हूँ तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर ख़त्म करूँगा, ठीक है, मगर ये लोग इसका उल्टा करते थे, वो यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ पर ख़त्म करते थे। क्यों ये पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ पर जो दाईं ओर है वो चौड़ा अंतराल है, ऐसे इधर, एक सेकेंड, तो दाईं ओर जो चौड़ा अंतराल है, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे गैप छोड़ रखा है, ठीक है, मगर उनके यहाँ पर गैप इस साइड है, इस साइड ना होकर, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो दाईं ओर से लिखना आरंभ करते थे और बाईं ओर जो है लिखना ख़त्म करते थे। मगर इनकी बहुत सारी चीज़ों पर ना अब साक्षरता की व्यापक होने का प्रमाण देखो कैसे पता चलता है। इनकी बड़ी सारी जो चीज़ें हैं, हड़प्पाई औजार, हड़प्पाई जो है मर्तबान, बहुत सारी चीज़ों पर जो है ये जो लिपि अंकित है, तो इससे पता चलता है साक्षरता बहुत होगी तभी तो लिख रहे हैं। जब अनपढ़ होंगे तब तो लिखेंगे नहीं, तो साक्षरता की व्यापक होने का प्रमाण मिलता है इससे। चलिए, अब अगला पॉइंट है हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं बताता हूँ कि इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो हड़प्पाई लिपि की, तो इससे पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर मज़ा आ रहा है तो। चलिए, यह एक रहस्यमय लिपि है क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह है, 26 चिन्ह है, ठीक है, याद रखिए। यह हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के भी, ठीक है ना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और बाईं ओर यह स्थान जो कम पड़ गया, ठीक है। यही चीज़ मैंने बताई है आपको कि भाई उत्कीर्णक ने, जिन्होंने लिखा, उनने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया तो बाईं ओर स्थान कम पड़ जाता है। जैसे मेरा बाईं ओर स्थान कम है मगर दाईं ओर ज़्यादा है, तो इससे पता चल रहा है मैं बाईं से दाईं ओर लिखा है, मगर वो उल्टा लिखते थे, जो है दाईं से बाईं ओर लिखते थे, तो वो ऐसे लिखा करते थे। फिर विभिन्न वस्तुओं, अलग अलग वस्तुएं जो हैं, जैसे तांबे के औजार हुए, तांबे के जो कॉपर के जो औजार बनाते थे, टूल्स बनाते थे, हाँ, उनके ऊपर ये लिपि पाई जाती है। तांबे के आभूषणों पर मिली है। प्राचीन सूचना पट ब्लैक बोर्ड जैसा हो गया, हाँ, पर लिखा हुआ पाया जाना उस समय साक्षरता की व्यापक होने का प्रमाण है कि उनमें साक्षरता बहुत थी, इसलिए उन्होंने इतना कुछ लिखा, ठीक है। आगे बाट। अब बाट क्या होते हैं? वेट्स। वेट्स हो गए। वेट्स मतलब जो तराजू के ऊपर जो पल्लड़े होते हैं, पल्लड़े नहीं मतलब जैसे ये तराजू के ऊपर जो वो ऐसे करके छोटे छोटे बाट होते हैं, आपने तोलने के लिए जिसे प्रयोग किया जाता था, देखा होगा बहुत सारे टाइम जिंदगी में। आप देखिए, विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। मतलब विनिमय, इस स्थान एक चीज़ों को बेचना, जैसे इधर से इधर बेचना, ये वाले इधर बेच रहे हैं, तो एक दूसरे को चीज़ें बेचना कैसे? बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे कि एक दूसरे को इसके द्वारा वो बेचा करते थे। किस किलो में, जैसे आज देखोगे सामान बेचना आसान हो जाता है जब कोई मानक हो कि बेचने का, कोई स्टैंडर्ड हो। इसी तरह ये बाट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस पत्थर से बनाए जाते थे, अगर MCQ में पूछा जाए तो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे ये बाट। आकार में क्या थे? घनाकार, किसी भी आकार से रहित ये घनाकार होते थे, क्यूब जैसे होते थे, ठीक है, क्यूबिकल होते थे। फिर निचले मानदंड जो है द्विधारी, 1, 2, 4, 8, 6, 32 इत्यादि 12,800 तक होते थे। मगर ऊपरी जो मानदंड है वो दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम का अनुसरण करते थे। इसके साथ छोटे बाटों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? अब देखिए, आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। आभूषणों को और मनकों को तोलने के लिए, जो आभूषण है, ऑर्नामेंट्स हैं,
और मन के बिट्स हैं उसे तोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही धातु से बने तराजू के पल्लड़े भी मिले। धातु से बने तराजू के पल्लड़े जो धातु से बने हुए थे वो भी मिले हैं। तो ये हुआ खत्म। फिर आता है प्राचीन सत्ता। उस समय की जो सत्ता थी, तो हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। कैसे पता चलता है कि जटिल फैसले लिए जाते होंगे और उन्हें कार्यान्वित, उन्हें पूरा किया जाता होगा? तो हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एक रूपता थी। हर जगह, हर क्षेत्र, कितने जगह है, लोथल है, चंदुड़ो है, हाँ राखी गढ़ी है, सब जगह इन सब में एक जैसी जो है एक रूपता मिलती है। मृद भाट, एक ही तरह के मृद भाट बना रहे हैं, मोहरे हैं, बाट है, ईंट है, उन सबसे स्पष्ट होता है। ईंटों का जो आकार देखोगे वो भी सेम है। ईंटों का उत्पादन एक स्थान पर न होने के बावजूद समानता थी। तो एक जगह उत्पादन नहीं हो रहा, अलग अलग जगहों पर उत्पादन हो रहा है, फिर भी समानता, ये पॉसिबल है क्या? आज भारत में इतने स्टेट है, सब जगह ईंटों में भी जो घर बनाए जाते हैं समानता नहीं है ना, मगर उनके पास समानता थी। कि जटिल फैसले लिए कैसे जाते होंगे, कि अलग अलग राजा होंगे, क्या मान जाएंगे? तो इस सब सारे क्वेश्चन उठते थे। तो इनमें एक रूपता थी। 4/2 का जो है रेशो बनता था इसमें ईंटों का। फिर आप देखेंगे इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। जो श्रम है, जो बनाने वाले हैं, उसे संगठित किया गया था, उसे इकट्ठा किया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे, प्रसाद तथा शासक। समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो भी आपको मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला। प्रसाद तथा शासक। तो प्रसाद क्या है? प्रसाद मतलब मोहनजोदड़ो से मिला एक भवन। जो वहाँ पे एक भवन मिला है ना, उसे प्रसाद कहा जाता है। ठीक है, वहाँ की जो भवन है उसे प्रसाद कहा गया। इसी तरह पुरोहित राजा, एक पत्थर की जो मूर्ति मिली है उसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। इसके साथ ही अलग अलग मत भी प्रचलित है। क्या मत प्रचलित है? शासक नहीं तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। ऐसा माना जाता है। कुछ पुरातत्वविद है ना, वो ऐसा मानते हैं कि वहाँ कोई शासक नहीं था, बल्कि सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, सब लोग एक जैसे थे। और एक और मत है, कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। अब कई पुरातत्वविद कहते हैं कोई एक शासक नहीं था, वहाँ पर बड़े सारे शासक थे। कोई एक शासक ना होने के साथ साथ बड़े शासक थे। जैसे लोथल का अलग होगा, हड़प्पा का अलग, मोहनजोदड़ो का अलग, तो इस तरह अलग अलग शासक होंगे। देखिए, इसके साथ ही कई पुरातत्वविद ये मानते हैं ना कि एक ही राज्य था, कोई अलग अलग राज्य नहीं थे, सारा एक ही राज्य था। सब राज्य के ऊपर शासन एक ही राज्य का था। जैसा कि सारी चीज़ों में समानताओं से पता चलता है, उनकी सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सी समानताएं हैं। अलग अलग कारणों से यह विचार प्रस्तुत किया गया। तो अब देखिए, कहीं विचार है, कई मानते शासक नहीं थे, कई मानते बड़े सारे शासक थे, कई बोलता कि एक नहीं बल्कि कई शासक थे उस जगह के। तो कोई एक विचार नहीं प्रकट किया गया कि वहाँ राजा था भी या नहीं था। तो इसके ऊपर अभी बहस चल रही है। मगर सत्ता के केंद्र तथा अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते कि सत्ता का केंद्र कौन था, सत्ताधारी कौन था, कौन शासक था। इसके बारे में हमें कोई पुरातात्विक विवरण से सहायता एक अच्छी से स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। मगर प्रसाद पुरातत्वविदों ने मोहनजोदाड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंधित कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। इससे संबंधित कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। जैसे कोई भवन है, कोई विशाल भवन है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ होती है, गुंबद होता है, राज सिंहासन होता है, मगर इधर हमारे को कुछ ऐसा नहीं मिलता है। इधर ऐसा कुछ मिला नहीं है, बस इसे एक विशाल भवन की संख्या दे दी गई है। इसके साथ ही पुरोहित राजा, एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। एक पत्थर की मूर्ति है, उसे पुरोहित राजा बता दिया गया। इसका बुक में भी आपको फोटो दिख जाएगी, तो वहाँ पर उसे बताया यही राजा होगा शायद, पुरोहित राजा, और यह नाम आज भी प्रचलित है। उसे पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी गई। आगे फिर अनुष्ठानों का निष्पादन करवाना। अब देखिए, यद्यपि हड़प्पा की अनुष्ठानिक प्रथाओं को समझा नहीं जा सकता। अनुष्ठानिक प्रथाएं क्या, कौन सा भगवान को मानते थे, क्या करते होंगे, अनुष्ठान कौन सा करते होंगे, स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। परंतु एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा देने से अनुमान लगाया जा सकता है कि राजा या शासक ही धार्मिक अनुष्ठान करवाते होंगे, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान कोई करा रहा है तो शायद राजा या शासक होंगे जो करवा रहे हैं। तो ये विचार रखा गया, क्योंकि इतना बड़ा एक क्षेत्र है, उसे कोई बिना राज्य या राजा के, ठीक है, कैसे राजा के वो बिना कैसे वो चलाते होंगे, ये प्रश्न
अब भी सोचने लायक है। तो उसके बारे में पुरातत्वविद सोच रहे हैं, हमें आगे सोचना है। कोई शासक नहीं, अब अलग अलग मत पर आते हैं कि कुछ पुरातत्वविदों के कुछ पुरातत्वविद इस मत के हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, सब समान थे, वहाँ पे कोई राजा नहीं है, सब खुद के राजा हैं। कई शासकों का होना, अब ये विचार भी है। दूसरा पुरातत्वविद मानते हैं कि यह कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि के अपने अपने राजा होते थे, अपने अपने राजा हैं। कोई एक शासक नहीं है कि सब जगह पर मोहनजोदड़ो पर भी हड़प्पा पर भी शासन कर रहा है। आगे देखते हैं, एक ही राज्य का होना। कुछ और यह तर्क देते हैं कि एक ही राज्य था, अलग अलग राज्य नहीं थे, ये सारा एक ही राज्य था, मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा भी, और तो नाम हमने दे दिया। जैसे कि पुरावस्तुओं में समानता है, अब वहाँ की पुरावस्तु में समानता मिल रही है। नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, अब नियोजित बस्तियाँ, योजना के अनुसार बस्तियों की स्थापना करी गई। ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात 4/2 का रेशो हर जगह ईंटों का बन रहा था, ठीक है, 4/2 के रेशो की हर जगह ईंटें मिल रही हैं। इसके साथ ही बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से यह स्पष्ट है, ऐसा मानते हैं कि बस्तियों के कच्चे माल के पास में वो उन्हें बस्तियाँ स्थापित कर ली, उधर ही बस गए, स्थापित करा अपने आप को, तो उससे यह अनुमान लगाएगा कि ऐसा होगा कि कोई एक ही राज्य था, उसके राजा भी एक ही होगा, ठीक है। अब अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा माना गया है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता है कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे कि सारा का सारा समुदाय एक जैसे निर्णय ले रहा है। नहीं, ईंटें तो हम ऐसी बनाएंगे, हम यहाँ पर तुम्हारे जगह पर भी नियोजित बस्तियों की स्थापना करेंगे, कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, ऐसा नहीं मिल रहा, तो मतलब माना गया कि एक ही राज्य था ये सारा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फिर सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले जिसके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। विकसित हड़प्पा जो स्थल है उसे त्याग दिया गया था। मैंने आपको बताया था आरंभिक हड़प्पा स्थल 3 तरह के, जब चैप्टर स्टार्ट करा था तब बताया था, एक आरंभिक हड़प्पा स्थल, विकसित हड़प्पा स्थल, उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थल, तो ये 3 बढ़ गए थे, ठीक है। तो अब ये वाला जो विकसित वाला है, इधर ये सारे जो नगरीय जीवन है उसके प्रमाण मिलते हैं, अब उसे त्याग दिया गया ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लग गई थी। इन जगह आबादी बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। उत्तर हड़प्पा, उत्तरवर्ती जो हड़प्पा है जिसके बारे में बता रहा हूँ मैं, इधर इतना ज़्यादा विकास नहीं देखोगे आप इसके मुकाबले, ठीक है। यहाँ के जो है ये जो एक ग्रामीण वाला लगेगा, ये नगरीय है, ठीक है। अब ऐसा रहा कि 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। अब देखिए भौतिक संस्कृति, अब क्या आया 1900 ईसा पूर्व के बाद की संस्कृति की विशेषता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 1900 ईसा पूर्व के बाद की हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं क्या थी, उस समय क्या बदलाव है। तो भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, सभ्यता की विशेष पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा मनकों का समाप्त हो जाना। जो विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की, उनकी क्या विशेषताएं हैं, बाट, उनके जो वेट्स हैं, अब वो जो एक मानक प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे, ठीक है। मोहर, जो उनकी मोहरें थी, फिर मनकों का समाप्त हो जाना, ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई। अब हाँ, एक अलग ही सभ्यता उभर रही है, अब देखोगे। फिर लेखन, इनकी जो लिपि थी, ठीक है, लेखन जो हुआ, लंबी दूरी का जो व्यापार था, इसके साथ ही शिल्प विशेषज्ञता, जो उन्होंने अलग अलग शिल्प उत्पादन करे, ठीक है, वो सब समाप्त होने लगा। थोड़ी वस्तुओं के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीक जो वो अलग अलग ग्रिड प्रणाली द्वारा बनाते थे, ठीक है। तो इस आवासों का जो है उसका जो है ह्रास हुआ, वो उस तरह के जो है घर बनने खत्म होने लग गए। तो बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। बड़ी बड़ी सार्वजनिक संरचनाएं थी, उसका निर्माण बंद हो गया, छोटी छोटी संरचनाएं बनने लग गई। तो देखिए कैसा जीवन उभर रहा है। अब इतनी बड़ी संस्कृति एकदम गायब हो रही है, कैसे खत्म होती जा रही है, इसके बारे में आप देखेंगे। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है कि अभी ग्रामीण जीवन शैली, एक गांव जैसा जीवन बनता जा रहा है, नगरीय सभ्यता खत्म होती जा रही है। ऐसा क्या हो गया, इसके बारे में जानना है। अब इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती हड़प्पा जो है क्या कहा गया, उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती हड़प्पा कहा गया। फिर हड़प्पा सभ्यता का अंत, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगता है वो है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ,
क्या, वर्षा कम हो जाना। ठीक है, वर्षा कम हो गई, इसके कारण माना गया कि कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लग गई। जब कृषि नहीं होगी तो खाना नहीं आएगा, पशुपालन नहीं हो रहा, तो वो इस तरह वो धीरे धीरे सभ्यता खत्म होती जा रही है। ये भी देखिए आर्यों का आक्रमण, जो मध्य एशिया से आए थे आर्य, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आक्रमण कर दिया इस स्थान पर। ठीक है, ये आज भी बहस के मुद्दे बने हुए हैं, किसी एक आंसर पे नहीं जाया जा सकता कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो गया। तो आर्यों ने आक्रमण कर दिया ऐसा माना गया। तो कई नरकंकाल मिले, उस पर तीर के निशान है, ऐसा माना गया, इसलिए आर्यों ने आक्रमण करा होगा। ठीक है, मगर इसके ऊपर भी कई बार विवाद चलते रहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा अभी पूरा। मिट्टी में लवणता बढ़ जाना इसका एक कारण माना जाता है। फिर भूकंप आ गया ऐसा माना गया, बाढ़ आ गई, फिर सिंधु नदी की धारा जो बदल जाना, जो सिंधु नदी थी वो कहीं और मुड़कर कहीं और चली गई, ये सारे कारण माने जाते हैं। ठीक है, इस सब का आंसर देता हूँ। तो ये है हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई, इसको लेकर विद्वानों में जो है मतभेद है। उसके समाप्त होने के निम्नलिखित कारण दिए जाते हैं। आर्यों का आक्रमण, अब देखिए इसके लिए क्या बताया जाता है, इतिहासकार जो है, अलग अलग इतिहासकार हैं। पश्चिमी जो थे वो क्या मानते हैं, मध्य एशिया से आए जो आर्य हैं उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के जो विनाश कर दिया। इसके लिए क्या तर्क दिया उन्होंने कि कई नरकंकालों की जो हड्डियों पर तीर के निशान मिले हैं, इसके लिए उन्होंने ये बताया, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ऐसा करा होगा। मगर जो पूर्वी इतिहासकार है, जो भारत के इतिहासकार हैं, कुछ कंकालों के आधार पर पूरी सभ्यता का विनाश नहीं माना जा सकता। ऐसा मानते हैं कि कुछ कंकाल मिले, उस पर तीर के निशान मिले, ऐसा नहीं मान सकते कि ये सारा का सारा जो है ये जो आर्य है उन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके लिए भी इन सब में मतभेद चलता रहता है। फिर आता है वर्षा कम हो जाना। अब ऐसा माना जाता है कि वर्षा कम हो गई, सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई, फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में जो है कठिनाई होने लग गई। इसके कारण फिर मिट्टी में लवणता बढ़ जाना। कुछ विद्वानों के अनुसार इसके पास का रेगिस्तान बढ़ता गया, उर्वरक जो भूमि वो खत्म हो रही है, अब मिट्टी में लवणता बढ़ गया और जो है फिर आपको उर्वरता समाप्त हो गई। इसके कारण सिंधु सभ्यता का जो है पतन हो गया। अब एक कारण ये माना जाता है। फिर अगला कारण भूकंप। अब भूकंप भी एक कारण माना गया। कुछ लोगों के अनुसार यहाँ भूकंप आने से बस्तियाँ समाप्त हो गई। फिर बाढ़, कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गई और पानी जमा हो गया। इसके कारण लोग दूसरे स्थान पर जो चले गए, अब वो जगह त्याग दी, दूसरे स्थान पर चले गए। इसके कारण वहाँ पर वो जो सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, नहीं लोग आएंगे, ग्रामीण जीवन शैली उभरेगी। अब ये माना गया। फिर सिंधु नदी की धारा बदल जाना। अब क्या माना गया, एक विचार यह भी माना जाता है कि सिंधु नदी की धारा बदल गई, सभ्यता का क्षेत्र जो है नदी से दूर हो गया। इसका भी एक कारण माना जाता है। तो अलग अलग कारण है। निष्कर्ष, पतन के कई कारण हैं, प्रत्येक कारण में कुछ ना कुछ सत्यता है, क्योंकि अभी तक हड़प्पा की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, शायद उससे कुछ सहायता मिल जाती है, इसलिए कुछ बताया भी नहीं जा सकता। सब कारण में कुछ ना कुछ सत्यता दिखती है। तो ये सारे कारण थे, बहुत बढ़िया। आप ये लिख सकते हैं, आप देखेंगे आपके नंबर किस तरह मिल रहे हैं। तो ये हुआ चैप्टर, यहाँ चैप्टर नहीं मतलब पार्ट समाप्त। अगला जो है पार्ट लाएंगे, उसमें चैप्टर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। ठीक है, और प्रोत्साहन दो यार, शेयर सब्सक्राइब करो। ओके बाय, गो टू गो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।